कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन with his limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जब कंज्यूमर के पास जो लिमिटेड इनकम है वो उसको स्पेंड करेगा, स्पेंड करने से उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम होगा एंड वो उस एक्सपेंडिचर को छेड़ना नहीं चाहेगा, चेंज करना नहीं चाहेगा। ही हैज नो टेंडेंसी टू डेविएट फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ये उसका एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो पा रहा है लिमिटेड इनकम के साथ, पर यहां से वो अपनी इस एक्सपेंडिचर को, अपने इस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहता। ठीक है, so consumers equilibrium refers to a situation when he attains maximum satisfaction by spending his income across different products or goods. In other words, consumer equilibrium में होगा जब he allocates his income to different goods in such a manner that his total satisfaction is maximized. Any change, यहां पर अब समझो, any change in the allocation of income from this level will only lead to a fall in total satisfaction or total utility। कहता है कंज्यूमर जिस लेवल पर, जिस सिचुएशन पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम ऑन वन प्रोडक्ट, ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और वहां से वो अपनी इस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहेगा, तो सिचुएशन कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कहलाई जाएगी। और कहता है अगर कंज्यूमर इन एनी केस, एज्यूम करो, अगर कंज्यूमर यहां से अपना एक्सपेंडिचर चेंज करता है, यानी कि इनकम तो उतनी ही है लेकिन अपना एक्सपेंडिचर ए प्रोडक्ट से हटा के बी प्रोडक्ट पे लेके जाता है, या ही चेंजेस द एलोकेशन ऑफ हिज स्पेंडिंग, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन थी मैक्सिमम, वो अब डिक्लाइन कर जाएगी। सो एनी चेंज इन एलोकेशन ऑफ इनकम फ्रॉम दिस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम विल लीड टू फॉल इन द टोटल यूटिलिटी और टोटल सेटिस्फैक्शन। तो मोटा मोटा हमें समझ आ गया कि कंज्यूमर के पास जो लिमिटेड इनकम है, अगर वो उसको स्पेंड करता है, इस तरह से स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो वो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज अ सिचुएशन जहां से द कंज्यूमर विल नॉट हैव अ टेंडेंसी टू डेविएट, अ टेंडेंसी टू चेंज। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, ये तो समझ आ गया कि सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा कैसे? हाउ विल ही अटेन हिज इक्विलिब्रियम, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। पर बिफोर वी बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ अ कंज्यूमर विल अचीव हिज इक्विलिब्रियम, हम कुछ बातें और समझते हैं। हाउ अ कंज्यूमर विल बाय अ कमोडिटी एंड हाउ मच ऑफ इट ही विल बाय so that he maximizes his satisfaction and attains his consumer equilibrium, उसके पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक ये कि वो अपनी लिमिटेड इनकम से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगा, हमें ये समझना होगा। या फिर ऐसा तो नहीं होता कि हम अपनी इनकम को सिर्फ एक प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं, हम तो बहुत सारी कमोडिटीज, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो फिर इन दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज बाइंग और कंज्यूमिंग टू और मोर कमोडिटीज, तो फिर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा, हम ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कर रहे हैं हाउ अ कंज्यूमर विल अटेन हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज मनी ऑन ओनली वन कमोडिटी। सिर्फ अगर अपने पैसे से वो एक ही प्रोडक्ट खरीदता है, फॉर एग्जांपल एप्पल्स खरीदता है, तो वो कितने एप्पल्स खरीदेगा, कैसे एप्पल्स खरीदेगा, कैसे वो अपने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को पहुंचेगा, कैसे उसकी सेटिस्फैक्शन का लेवल मैक्सिमम होगा, ये हमें समझना है इस पूरे टॉपिक के अंदर। टू स्टार्ट विद, हम ये समझते हैं कि परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर विल डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। मैं कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगा, कितना वो प्रोडक्ट को खरीदूंगा क्वांटिटी वाइज, ये कुछ फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। One of the factor is the price of a commodity.
जो प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट का दाम कितना है, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल्स खरीदने जा रहा हूं तो एक एप्पल मुझे कितने का मिलता है, उस एक एप्पल का प्राइस कितना है, ये तय करेगा कि मैं कितने एप्पल्स परचेज करूंगा। हायर द प्राइस द लेसर द क्वांटिटी अ कंज्यूमर विल बाय। महंगे सामान को हम कम खरीदते हैं और सस्ते सामान को, चीप प्राइस्ड प्रोडक्ट को हम ज्यादा खरीदते हैं। तो सस्ता होगा अगर एप्पल का प्राइस तो हम ज्यादा एप्पल्स खरीद सकते हैं, और अगर महंगा होगा एप्पल का प्राइस तो हम कम एप्पल्स की क्वांटिटी खरीद सकते हैं। सो फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि हम कितना प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे। सेकंड डिपेंड करता है इनकम और मनी इन हैंड। मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी इनकम है, व्हाट इज द मनी इन हैंड, ये भी तय करेगी कि मैं कितना प्रोडक्ट खरीद सकता हूं। ज्यादा इनकम होगी कंज्यूमर के पास, ज्यादा पैसा होगा कंज्यूमर के पास स्पेंड करने के लिए, तो वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है। कम पैसा होगा तो वो कम प्रोडक्ट खरीद सकता है। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और सिंपली यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी, वो गुड क्या सेटिस्फैक्शन देती है, क्या सेटिस्फैक्शन का लेवल उसको अटेन होगा अगर उस प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करेगा, ये भी तय करेगा कि वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, है ना। यूटिलिटी क्या थी? अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट, कोई गुड या सर्विस मेरी किसी जरूरत को पूरा कर सकती है तभी मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूंगा, उस गुड को खरीदूंगा, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई डू नॉट स्मोक सिगरेट और आई डू नॉट ड्रिंक लिकर, तो फिर मेरे सामने चाहे आप सिगरेट का पैकेट रख दो या मेरे सामने आप एक लिकर की बोतल रख दो, मेरे लिए क्योंकि उस प्रोडक्ट की, उस गुड की कोई यूटिलिटी नहीं है, वो प्रोडक्ट, वो गुड, वो कमोडिटी मेरी किसी जरूरत को पूरा ही नहीं कर सकती है, तो मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा। सो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी पे भी डिपेंड करेगा कि हम उस प्रोडक्ट, उस कमोडिटी को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे भी निर्भर करता है कि एक कंज्यूमर अपने पैसे को उस कमोडिटी पे स्पेंड करना चाहता है या नहीं चाहता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को समझना जरूरी है, तभी हम इस पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक को समझ पाएंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को समझना स्टार्ट करते हैं। कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रूपी टू अ कंज्यूमर। मेरे लिए, कंज्यूमर के लिए 1 रुपए की क्या कीमत है, 1 रुपया मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन दे सकता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक कंज्यूमर को अगर एडिशनल इनकम दे दी जाए या एक एडिशनल यूनिट ऑफ मनी दिया जाए, तो वो उस एक एडिशनल यूनिट ऑफ मनी से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी अचीव कर सकता है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं। नाउ द कंज्यूमर is expected to define the utility of money himself। मैं अपने 1 रुपए की वर्थ को खुद डिफाइन करूंगा और आप अपने 1 रुपए की वर्थ को खुद डिफाइन करोगे। दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम MUM लिखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर हिमसेल्फ। यानी कि एक कंज्यूमर अपने पैसे की वर्थ को खुद डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट इफ 1 रुपी कैन बाय 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। मान लीजिए कि 1 रुपए से हम 1 एप्पल खरीद सकते हैं और 2 ऑरेंजेस खरीद सकते हैं। तो मैंने 1 रुपए से 1 एप्पल खरीद लिया और 2 ऑरेंज खरीद ली और मैंने उनको कंज्यूम कर लिया। अब 1 एप्पल और 2 ऑरेंज को जब मैं कंज्यूम करूंगा तो मुझे कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो मैं ये कह रहा हूं द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स इज लेट्स से 5 यूटिल्स। तो 1 रुपया खर्च के मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी डिराइव हो रही है। देन हम ये कह सकते हैं 5 utils is the marginal utility of money because
₹1 खर्च के मुझे कितने यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, इसी को तो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं, इसी को तो हम वर्थ ऑफ अ रूपी बोलते हैं। तो एक बार फिर से, एक एडिशनल यूनिट ऑफ मनी को स्पेंड करके हम कितना यूटिलिटी डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ सैटिस्फैक्शन या इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कंज्यूमर के ऊपर निर्भर करता है, कंज्यूमर इसको डिफाइन कर सकता है। सो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ₹1 खर्च के हमें 5 यूटिल्स की यूटिलिटी डिराइव हो रही है, देन दिस विल बिकम हिज स्टैंडर्ड रेफरेंस व्हेनेवर ही इज बाइंग एनी कमोडिटी, लेट्स से X। तो अब अगर मैं ₹1 में 5 यूटिल्स की यूटिलिटी अचीव करता हूं, तो मैं अब हर वक्त जब भी अपना ₹1 स्पेंड करूंगा, जब भी किसी कमोडिटी को बाय करूंगा, मैं हमेशा ये सोच के चलूंगा साइकोलॉजिकली कि कम से कम मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलनी चाहिए फॉर एवरी ₹1 स्पेंट बाय मी। सो माय वर्थ ऑफ अ रूपी हैज बीन डिफाइंड एज 5 यूटिल्स। इट इज एज्यूम्ड दैट MUM इज कांस्टेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक कंज्यूमर जब अपनी वर्थ ऑफ अ रूपी को डिफाइन कर लेता है, तो फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो डिफाइंड है वो उसका एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बन जाती है, वो उसको कांस्टेंट मान लेता है। एंड इट इज बिकॉज MUM is the measuring rod for a rupee worth of satisfaction। बिकॉज अब जब भी कोई पैसा खर्च करेगा ना, वो हमेशा ये जरूर सोच के चलेगा कि कम से कम मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलनी चाहिए। अब ये 5 यूटिल्स की यूटिलिटी तो मैंने डिफाइन करी है, आप इसको 7 यूटिल्स भी मान सकते हो, कोई व्यक्ति इसको 1 यूटिल भी मान सकता है, कोई इसको 20 यूटिल्स भी मान सकता है, बिकॉज यूटिलिटी इज अ कार्डिनल अप्रोच एज पर दिस टॉपिक। हम मान के चल रहे हैं कि एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को डिफाइन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो कितना वो नंबर एलोकेट करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहां पर हमें समझ आया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज द रूपी वर्थ ऑफ अ सैटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। ₹1 स्पेंड करके या एक एडिशनल रूपी ऑफ मनी अगर किसी को मिल जाए, तो वो कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी जनरेट कर सकता है, कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन पा सकता है उस ₹1 से, उस एक एडिशनल यूनिट ऑफ मनी से, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर हो गया? अब कंज्यूमर कितना किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा ये डिपेंड करता था इन सभी पॉइंट्स के ऊपर कि उसके पास पैसा कितना है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, उसके लिए गुड या कमोडिटी या प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, और उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। सो अब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं with another example। So we have this schedule, marginal utility schedule of a product X. This is given and we are assuming that the price of product X is ₹5 per unit। यानी कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो X है और उस X का एक यूनिट ₹5 का है। एंड मान लीजिए कि हमने जो अपना MUM डिफाइन किया है वो 5 यूटिल्स है। इसको क्या बोल रहे हैं MUM को, कि अगर मैं ₹1 स्पेंड करूंगा तो वो मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी प्रदान करेगा। सो दिस इज MUM। नाउ यहां पर जो हमारे को शेड्यूल दिया है उसको समझते हैं। जब हम एक यूनिट X का खरीदेंगे तो हमारे को लेट से यूटिलिटी 40 यूटिल्स की मिलेगी उस प्रोडक्ट से। तो एक मैंने प्रोडक्ट खरीदा X, उसका एक यूनिट, उसको मैंने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने पर मुझे उसने कितनी यूटिलिटी प्रदान करी, 40 यूटिल्स की। ठीक है, और मेरा कितना रुपया स्पेंड हो चुका है, मेरे ₹5 स्पेंड हो चुके हैं, बिकॉज एवरी यूनिट ऑफ X हैज अ वैल्यू ऑफ ₹5। तो एक प्रोडक्ट खरीदा मैंने, ₹5 खर्च किए, ₹5 खर्च करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, 40 यूटिल्स की। वेरी गुड। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने एक और यूनिट खरीद लिया, एक मैंने कंज्यूम कर लिया, अब मैंने दूसरा यूनिट ऑफ X खरीदा। मुझे बताओ जब मैं दूसरा यूनिट ऑफ X खरीदूंगा तो कितने पैसे स्पेंड होंगे? सर बिल्कुल उतने ही पैसे स्पेंड होंगे, बिकॉज प्राइस ऑफ X इज ₹5। लेकिन इस बार जो मुझे यूटिलिटी डिराइव हुई है, यूटिलिटी जो मुझे मिली है वो कितनी मिली है, 36 यूटिल्स की। अब माय क्वेश्चन टू यू इज
वाई हैज द यूटिलिटी डिक्लाइंड, क्या हुआ कि यूटिलिटी कम हो गई है। सोचो, लास्ट क्लास में हमने एक लॉ समझा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बस वही लॉ यहां पर ऑपरेट कर रहा है, अब वही लॉ की एप्लीकेशन हो रही है। क्योंकि एज अ कंज्यूमर मैंने जब पहला प्रोडक्ट कंज्यूम किया, पहला यूनिट मैंने कंज्यूम किया, तो मुझे कुछ यूटिलिटी मिली 40 यूटिल्स की। अब लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट with every additional unit of consumption the marginal utility derived successively will decline। तो जैसे जैसे मैं कंजम्पशन करूंगा वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी। यही तो लॉ ऑफ डीएमयू है, और वही लॉ ऑफ डीएमयू यहां पर ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली जब मैंने एक और यूनिट खरीदा, तीसरा, तो मैंने स्पेंड कितने किए? 5 रुपए, लेकिन इस बार मुझे यूटिलिटी कितनी मिली है? और कम। पिछले यूनिट से इस बार कम यूटिलिटी मिलेगी लॉ ऑफ डीएमयू के कारण। सिमिलरली अगली बार मैं फिर 5 रुपए खर्च करूंगा चौथे प्रोडक्ट पे, चौथे यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे, उससे मुझे और कम यूटिलिटी मिलेगी। फिर मैं और 5 रुपए स्पेंड करके फिफ्थ यूनिट खरीदूंगा, शायद उससे मुझे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, जीरो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और अगर मैं अपनी कंजम्पशन को जारी रखता हूं 5 रुपए और स्पेंड करके, तो इस बार मुझे डिससैटिस्फैक्शन अचीव होगी, मुझे डिस्कंफर्ट मिलेगा, मेरी नेगेटिव यूटिलिटी अचीव होती है। तो ये तो हमने लॉ ऑफ डीएमयू को इस मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल पर समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि एवरी यूनिट ऑफ एक्स हैज अ वैल्यू ऑफ 5 रुपीज। अब हम इसको समझते हैं कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी यूटिलिटी को पैसों में डिफाइन करेगा। अभी तो हमने यूटिलिटी किस में डिफाइन करी है? अभी हमने यूटिलिटी डिफाइन करी है यूटिल्स में। अब हम ये समझ रहे हैं कि कंज्यूमर किस तरह से अपने इस MUM को यूज करके मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालेगा। किस तरह से निकालेगा ये समझो। देखो, हमने जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमें 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। ये सेम शेड्यूल यहां पर मैंने कॉपी किया है समझाने के लिए। मैंने जब पहला यूनिट कंज्यूम किया मुझे 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। मुझे बताओ मैंने कितने रुपए स्पेंड किए थे? मैंने 5 रुपए स्पेंड किए थे। तो अगर 5 रुपए स्पेंड करके मुझे 40 की यूटिलिटी मिलती है, तो मेरा 1 रुपया मुझे कितनी यूटिलिटी देगा? वो कैसे कैलकुलेट करोगे? 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 8 यूटिल्स इन टर्म्स ऑफ मनी आ गया। अभी अब क्या आ गया? ये 8 यूटिल्स इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो मैंने जब अपना 5 रुपया स्पेंड किया, एक प्रोडक्ट खरीदा, उसको मैंने कंज्यूम किया, 40 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली उस प्रोडक्ट से, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा 1 रुपया मुझे 8 यूटिल्स की यूटिलिटी प्रदान कर रहा है। यूनिटरी मेथड। अब मैंने क्या डिफाइन किया था? मैंने ये डिफाइन किया था कि मेरा 1 रुपया मेरे को 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन देना चाहिए। दिस इज माई MUM, दिस इज माई रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि जब भी मैं 1 रुपया खर्च करूंगा तब कम से कम मुझे कितने यूटिल्स मिलने चाहिए, ये मैंने डिफाइन किया है। कम से कम मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलनी चाहिए। अब देखो, जब मैंने अपने 5 रुपए स्पेंड किए तो मुझे 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है 5 रुपए खर्च के, तो 1 रुपया खर्च के मुझे कितने यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है? 8 की। क्या ये बेनिफिशियल सिचुएशन है या ये गलत सिचुएशन है? ये अच्छी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि मुझे यूटिलिटी मिलनी चाहिए थी 5 की, यूटिलिटी मिलनी चाहिए थी 1 रुपया खर्च के 5 यूटिल्स की, पर मुझे यूटिलिटी मिल कितनी गई है? 8 यूटिल्स की। सो दिस इज अ बेटर सिचुएशन, दिस इज अ बेनिफिशियल सिचुएशन टू मी एज अ कंज्यूमर। ठीक है। अब क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सेकेंड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी भी परचेज कर लूंगा। जब मैं सेकेंड यूनिट खरीदूंगा तो अगेन मेरे 5 रुपए स्पेंड होंगे, लेकिन इस बार लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट कर जाएगा। लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करेगा। जैसे लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा तो मेरी यूटिलिटी, सक्सेसिव यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाएगी, और यूटिलिटी कितने पे आ गई? 36 यूटिल्स पे। अब खुद सोचो, अगर 5 रुपए खर्च के मुझे 36 की यूटिलिटी मिलती है, तो 1 रुपया में मुझे कितनी यूटिलिटी अचीव हो रही है? 7.2 यूटिल्स की। इस बार 1 रुपए ने मुझे यूटिलिटी कम दी है पिछले 1 रुपए की स्पेंडिंग से।
पर फिर भी अभी भी मेरी सिचुएशन बेनिफिशियल है, बिकॉज मैं सोच क्या रहा हूं कि मेरा 1 रुपया मुझे 5 की यूटिलिटी देगा, पर मेरे 1 रुपए ने मुझे कितनी यूटिलिटी दी है? 7.2 की। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो अ सिचुएशन विच इज बेनिफिशियल टू मी एज अ कंज्यूमर। अब क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक और तीसरा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट भी खरीद लूंगा। अगेन जब मैं तीसरा यूनिट खरीदूंगा मेरे से कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 5 रुपए। इस बार फिर से लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करेगा, जब मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो मेरी यूटिलिटी और कम होके 25 पर आ जाएगी। अब मुझे 5 रुपए स्पेंड करने पे कितनी यूटिलिटी गेन हुई है? 25 यूटिल्स की। तो पर रुपी मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 25 डिवाइडेड बाय 5, यूनिटरी मेथड। तो मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। क्या मैंने सोचा था? मैंने सोचा था कि मेरा 1 रुपया मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी देना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। मेरे 1 रुपए ने मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी ही दी है। क्या ये बेनिफिशियल सिचुएशन है? नहीं, ये बेनिफिशियल सिचुएशन तो नहीं है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। यानी कि जो मैंने सोचा था मुझे उतना ही मिला, ना ज्यादा ना कम। सो दिस इज ऑल्सो सिचुएशन विच इज एक्सेप्टेबल टू अ कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर जब अपने 5 रुपए खर्च करने जा रहा है, वो सोच के चल रहा था कि उसे 25 की यूटिलिटी मिले, उसको 25 की ही यूटिलिटी मिली है, 5 यूटिल्स पर रुपी मिला है, विच इज ओके टू हिम। अब अगर कंज्यूमर यहां पर नहीं रुकता, अगर कंज्यूमर अब यहां पर नहीं रुकता तो वो कहां पर पहुंच जाएगा? वो फिर अगले चौथे यूनिट पर भी चला जाएगा। अब अगले जब चौथे यूनिट को खरीदेगा, अगेन उसका 5 रुपया स्पेंड होगा, लेकिन उसको यूटिलिटी और कम मिलेगी लॉ ऑफ डीएमयू के कारण। इस बार जब वो पर यूनिट ऑफ अ रुपी अपनी यूटिलिटी कैलकुलेट करेगा तो वो बोलेगा कि मुझे 5 रुपए स्पेंड करके 12 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, तो हर 1 रुपए में मुझे 2.4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। और मुझे यूटिलिटी मिलनी कितनी चाहिए थी? 5 यूटिल्स की। तो इस बार उसकी सिचुएशन नेगेटिव हो रही है इन टर्म्स ऑफ हिज रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये सिचुएशन पर वो आना नहीं चाहेगा एज अ कंज्यूमर। अब हम इसको तो समझ चुके हैं, पर देयर इज अ फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई वेयर इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो यहां बोलता है द कंज्यूमर विल गो ऑन बाइंग द प्रोडक्ट एक्स अप टू 3 यूनिट्स ओनली। वो कहां पर रुक जाएगा? वो तीसरे यूनिट पर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर हिज एक्चुअल सेटिस्फैक्शन इक्वल्स हिज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। बिकॉज 3 यूनिट खरीदने पर जो उसकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है वो उसकी डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन के बराबर हो जाती है। अब इसको यहां पर एक फॉर्मूले से समझते हैं। वेयर इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? Where is the consumer's equilibrium? A consumer's equilibrium is at a point of satisfaction where his satisfaction in terms of money equals his expected satisfaction। यानी कि जिस लेवल पर कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फैक्शन मिलती है इक्वल टू हिज एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वहां पर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है, वहां पर कंज्यूमर को रुक जाना चाहिए, वहां पर उसकी सेटिस्फैक्शन का लेवल मैक्सिमम होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। सो रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली डिराइव्स when it equals the rupee worth of satisfaction that a consumer expects to derive, that is a point of his consumer's equilibrium। ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर से समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। बिकॉज MUX क्या है? MUX है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। और जब आपने उस कमोडिटी को खरीदने में जितने रुपए स्पेंड किए, उस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यूटिलिटी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और जब ये इक्वल हो जाएगी
आपके MUM के बराबर, जब ये इक्वल हो जाएगी आपके MUM के, विच इज एक्सपेक्टेड satisfaction from a unit of money, तो फिर आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का लेवल अचीव हो जाएगा। तो हमें हमेशा ये देखना है कि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो हम सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वो अगर हमारी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ रुपी ऑफ मनी आ जाता है, यूनिट ऑफ मनी आ जाता है, तो हम अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं। ठीक है।